नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आप देख रहे हैं द नॉलेज क्यूरेटर। मंकी पॉक्स विषाणु जनित पशुजन्य रोग है। यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। 1980 में स्मॉल पॉक्स चेचक के उन्मूलन और टीकाकरण की समाप्ति के बाद मंकी पॉक्स सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे मुख्य ऑर्थोपॉक्स वायरस के रूप में उभरा है। मंकी पॉक्स मुख्यतः सेंट्रल और पश्चिमी अफ्रीका में ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय वर्षावन के निकट पाया जाता है, लेकिन अब इसका प्रसार भी देखने को मिल रहा है और शहरी क्षेत्रों में तेज़ी से पाया जा रहा है। अब तक 74 देशों में इसका प्रसार हो चुका है। आप नक्शे में उन देशों को देख पा रहे होंगे। मंकी पॉक्स वायरस एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो पॉक्सविरिडे परिवार के आर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। मंकी पॉक्स वायरस के दो अलग अलग आनुवंशिक समूह हैं, सेंट्रल अफ्रीकी कांगो बेसिन समूह और पश्चिम अफ्रीकी समूह। वायरस का सेंट्रल अफ्रीकी यानी कांगो बेसिन समूह ऐतिहासिक रूप से अधिक गंभीर बीमार करता है, साथ ही ज़्यादा संक्रामक भी है। विभिन्न जानवरों की प्रजातियों का पहचान किया गया है जो मंकी पॉक्स वायरस के प्रति अति संवेदनशील हैं। इतना जानने के पश्चात भी मंकी पॉक्स वायरस के प्राकृतिक इतिहास पर अनिश्चितता बरकरार है। वायरस प्रकृति में कहाँ कहाँ रहता है और परिसंचरण सर्कुलेशन कैसे बनाए रखता है, यह जानने के लिए अभी और भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। वर्ष 1970 में पहली बार मनुष्य में मंकी पॉक्स वायरस लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में एक 9 महीने के बच्चे में पाया गया था। यह वही क्षेत्र था जहां 1968 स्मॉल पॉक्स चेचक को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद यह 11 अफ्रीकी देशों में पाया गया। वर्ष 1996 से 97 में लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में एक आउटब्रेक रिपोर्ट किया गया जिसमें मृत्यु दर तो कम था, लेकिन पूर्व की तुलना में संक्रमण दर ज़्यादा था। वर्ष 2017 में नाइजीरिया में एक बड़ा आउटब्रेक हुआ जिसमें 500 संदिग्ध और 200 कन्फर्म मामले मिले, जिसमें मृत्यु दर लगभग 3% था। वर्ष 2003 में पहली बार अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स वायरस का मामला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाया गया, जो कि संक्रमित कुत्तों से जुड़ा हुआ था। इन कुत्तों को घाना से लाए गए गैम्बियन पाउच रैट्स और डॉर्माइस के साथ रखा गया था। वायरस का संचरण ट्रांसमिशन संक्रमित पशुओं के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या संक्रमित जानवरों के त्वचा या श्लेष्म घावों के सीधे संपर्क से हो सकता है। अफ्रीका में मंकी पॉक्स वायरस बहुत से जानवरों में पाया गया है, जिनमें रोप स्क्वेरल्स, ट्री स्क्वेरल्स, गैम्बियन पाउच रैट्स, डॉर्माइस, बंदरों की विभिन्न प्रजातियां, साथ ही कुछ अन्य जीव भी शामिल हैं। जानवरों की ये प्रजातियां मंकी पॉक्स वायरस के प्रति अति संवेदनशील भी हैं। मंकी पॉक्स के प्राकृतिक धारक रिजर्वायर की अभी तक पहचान तो नहीं की गई है, लेकिन रोडेंट्स की सबसे अधिक संभावना है। ठीक से न पका हुआ मांस और संक्रमित पशु के अन्य उत्पादों से संभावित खतरा बना रहता है। जिन बर्तनों में लोग मांस रखते हैं उन बर्तनों को ठीक से या गर्म पानी से धोते भी नहीं हैं और पकाने के बाद उन्हीं बर्तनों में खाने भी लगते हैं, जो नुकसानदायक सिद्ध होता है। मानव से मानव संचरण ट्रांसमिशन श्वसन स्त्राव संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों या हाल ही में दूषित वस्तुओं के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप हो सकता है। सांस के माध्यम से जो बूंदें बाहर आती हैं उनसे संक्रमण तभी होगा जब लंबे वक्त तक फेस टू फेस कांटेक्ट बना रहा हो। इस प्रकार जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो संक्रमित व्यक्ति के परिजन हैं, उनको ज़्यादा खतरा बना रहता है। अब तक एक व्यक्ति से एक से दूसरे व्यक्ति में होते हुए अधिकतम 6 से 9 लोगों तक संक्रमण का विस्तार होने की जानकारी प्राप्त हुई है। वायरस का संचरण मां से प्लेसेंटा के जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हो सकता है या फिर जन्म के बाद नज़दीकी संपर्क के जरिए भी हो सकता है। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात संक्रमण होने से लेकर लक्षण प्रदर्शित होने तक का समय 6 से 13 दिन है, लेकिन 5 से 21 दिन तक भी हो सकता है। संक्रमण इन्फेक्शन 2 तरह का हो सकता है। पहला, जिसमें इन्वेजन पीरियड आक्रमण अवधि 0 से 5 दिन तक होता है, जिसमें बुखार, तीव्र सिर दर्द, लिम्फेडेनोपैथी। इसमें लिम्फ नोड में सूजन अर्थात लसिका गांठों में सूजन हो जाता है। लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम का भाग है। इस विषय में आप वीडियो रोककर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और तीव्र ऊर्जा की कमी हो जाती है। लिम्फेडेनोपैथी अन्य बीमारियों की तुलना में मंकी पॉक्स की एक विशिष्ट विशेषता है, जो शुरू में चिकन पॉक्स, खसरा, चेचक के समान दिखाई दे सकता है। संक्रमण का दूसरा प्रकार है बुखार होने के 1 से 3 दिन के अंदर शरीर पर फफोले पड़ने लगते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर प्रभाव की तीव्रता में अंतर हो सकता है। जैसे 95% मामलों में चेहरा ज़्यादा प्रभावित होता है।
शरीर पर ये जो फफोले पड़ चुके रहते हैं ये अंत में सूख जाते हैं। मंकी पॉक्स सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, स्वतः सीमित बीमारी है, 2 से 4 हफ्तों में ख़त्म हो जाता है। गंभीर मामले आमतौर पर बच्चों में अधिक होते हैं। अतीत में स्मॉल पॉक्स चेचक के उन्मूलन यानी खात्मे के बाद टीकाकरण अभियान बंद हो गए, इसलिए जिनकी उम्र 40 से 50 वर्ष से कम है उन्हें मंकी पॉक्स होने का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उन्हें स्मॉल पॉक्स चेचक के टीके नहीं लगे होंगे। ऐतिहासिक तौर पर संक्रमण और मृत्यु का अनुपात 0 से 11% रहा है। छोटे बच्चों में यह ज़्यादा होता है। हाल के समय में मृत्यु दर 3 से 6% तक रहा है। क्लिनिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिन्हें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए वे निम्न हैं। रेस्ट इलनेस जैसे कि चेचक, खसरा, जीवाणु, त्वचा संक्रमण, खुजली, उपदंश, एलर्जी से जुड़े इलाज, साथ ही दूसरे इलाजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसकी पहचान के लिए जांच परिणाम में सटीकता हेतु पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR टेस्ट को प्राथमिकता दिया जाता है। इसमें ब्लड टेस्ट निर्णायक सिद्ध नहीं होता है। मरीज को तरल पदार्थ और भोजन देते रहना चाहिए ताकि पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा निर्देश देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि अगर कोई दुर्भाग्य से संक्रमित हो गया है और घर पर है तो कैसे खुद की देखभाल करे और कैसे दूसरों को सुरक्षित रखे। आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। खैर, इन दिशा निर्देशों की ज़रूरत न पड़े तो ही बेहतर है। अलग अलग अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ है कि स्मॉल पॉक्स चेचक के विरुद्ध टीकाकरण मंकी पॉक्स को रोकने में 85% तक सफल हुआ है। मंकी पॉक्स की रोकथाम हेतु वर्ष 2019 में अंकारा स्ट्रेन पर आधारित टीके को मान्यता दिया जा चुका है। वीडियो से आपकी जानकारी में वृद्धि हुआ हो तो वीडियो अवश्य लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में इतना ही। द नॉलेज क्यूरेटर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।